मुल्क में कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। कोरोना की रफ्तार महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल, दिल्ली में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में एक दिन में 40,000, मगरबी बंगाल में 18,000, जबकि दिल्ली में 17,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। जनूबी हिंद की रियासतों तमिलनाडु और कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 8,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। केरल में ओमाइक्रॉन के 25 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह रियासत में ओमाइक्रॉन के मामले बढ़कर 300 से तजावुज कर गए हैं। वहीं शुमाल मशरक़ी रियासत आसाम में कोरोना के 1,167 मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना और उसके नए वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए आसाम हुकूमत ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। होटल, रेस्टोरेंट और दीगर अवामी मकामात पर 50% अफराद को बैठने की इजाजत होगी। कामरूप जिले में 8वीं जमात तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। झारखंड में कोरोना के नए मामलों में तेजी आई है। झारखंड में एक दिन में 3,825 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 8 अफराद की मौत हुई है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू और दीगर गाइडलाइन जारी की गई हैं। कौमी राजधानी दिल्ली और कर्नाटक में बीती शब से हफ्तावारी कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है। आज और कल पूरी दिल्ली में कर्फ्यू नाफिज रहेगा। बिला वजह घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ जरूरी खिदमात से वाबस्ता अफराद ही बाहर निकल सकेंगे। उनके लिए खसूसी शनाख्ती कार्ड भी जारी किए गए हैं। गुजरात में तालीमी इदारे 30 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं सिनेमा घर, जिम, लाइब्रेरी और स्विमिंग पूल 50% कैपेसिटी के साथ खुले रहेंगे। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, दिल्ली में आज से वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से दिल्ली में वीकेंड्स जो लॉकडाउन है उसको लगाया गया है। हालांकि ये 2 दिन का लॉकडाउन होगा, यानी कि शनिवार और रविवार। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो आप देख सकती हैं कि ये फिलहाल दिल्ली की सड़कें हैं जो आपको दिख भी रही होंगी, लेकिन कुछ गाड़ियां ही हैं जो आपको सड़कों पर देखने को मिलेंगी। वजह इसकी 2 है। एक तो शनिवार है जिससे अमूमन कई जो दफ्तर हैं वो बंद रहते हैं। दूसरा जो असर है वो लॉकडाउन का असर है कि सड़कों पर गाड़ियां बहुत कम देखने को मिल रही हैं। इसका रीजन ये है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं केवल उन्हीं को परमिशन दी गई है। दिल्ली की जो बसें हैं यानी कि डीटीसी बसें चलेंगी, मेट्रो में उन्हीं लोगों को परमिशन दिया जाएगा जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर वो किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं या सरकारी दफ्तर में काम करते हैं और उनको आने की परमिशन है तो ही आ सकते हैं। लेकिन आज दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन का जो असर है वो देखने को मिल रहा है मुनज़्ज़ा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह लगातार ओमिक्रॉन का खतरा और संक्रमण बढ़ रहा है उसके मद्देनजर दिल्ली सरकार से ये बड़ा फैसला लिया गया है और 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। डीडीएमए की जो टीमें हैं वो सड़कों पर हैं, लगातार हर जगह वो चेकिंग कर रही हैं कि कहीं जो लॉकडाउन का नियम है उसका वायलेशन तो नहीं किया जा रहा है। वहीं सोमवार को आपको बता दें दोबारा डीडीएमए की बैठक होगी जिसमें और भी सख्त फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि आज 2 दिन का जो फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन है उसका असर देखने को मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि लोग इस लॉकडाउन में अपने घरों पर ही हैं, क्योंकि लगातार ओमिक्रॉन का संक्रमण जो है वो राजधानी दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि तमाम जो फिलहाल कोरोना के संक्रमण को लेकर जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हर दिन लगभग 2,000 और 3,000 से ज़्यादा केस रिपोर्ट किए जा रहे हैं और इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी ये कहा है कि तमाम जो नियम है उसका पालन करें। हालांकि लॉकडाउन जो लगाया गया है उसका असर देखने को भी मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में सड़कों पर जो गाड़ियां हैं या जो लोग हैं वो बहुत कम है। केवल जरूरी कामगार जो लोग हैं वही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली पुलिस, डीडीएमए की टीम, ये तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल सड़कों पर हैं, चेकिंग कर रहे हैं। जो तमाम गाड़ियां हैं उनको रोककर चेक भी किया जा रहा है कि क्या वो एसेंशियल सर्विस के द्वारा ही काम में निकले हैं या फिर नहीं। सोमवार को जो बैठक होगी दिल्ली सरकार की डीडीएमए को लेकर वो बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि और भी खास फैसले लिए जा सकते हैं लॉकडाउन के संबंध में। जी सुशील, ये बता दें कि जो ट्रैवल कर रहे हैं, रोड ट्रैवल हो एक स्टेट से दूसरी स्टेट या परवाजें चल रही हो, तो दिल्ली एंटर होने पर क्या कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ रहा है?
जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली सरकार के द्वारा ही कहा गया है कि तमाम जो बसें चलेंगी, यानी कि इंटर स्टेट जो बसें चलेंगी, उन बसों में भी मास्क लगाना बेहद अनिवार्य है। लेकिन अगर दिल्ली में लॉकडाउन है और अगर वो तमाम जो लोग दूसरे राज्य से दिल्ली में आ रहे हैं, अगर वो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हैं तो ही उनको परमिशन दिया जाएगा, और अगर वो एसेंशियल सर्विस से जुड़े नहीं हैं तो उनको वापस भेज दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये भी है क्योंकि दिल्ली में फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन है, वहीं दिल्ली से सटे हुए नोएडा और गाजियाबाद में ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है, और इसीलिए फिलहाल बॉर्डर्स की अगर बात करें तो वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। क्योंकि जो आज पहला वीकेंड लॉकडाउन है तो लोगों को रियायत भी दी जाएगी, क्योंकि तुरंत सख्ती नहीं की जा सकती है। इसीलिए फिलहाल जो तैयारियां हैं उनमें अभी थोड़ी सी नरमी देखी जा सकती है। लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में दिल्ली सरकार भी काफी सख्त होगी और कई राज्य सरकारें भी सख्ती की तरफ आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि अब ये भी बताया गया है कि अगर आप सड़कों पर बिना मास्क लगाए हुए पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो दिल्ली हो। तो मास्क लगाना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत जरूरी है। अगर एक चौराहे पर लोग खड़े हैं ज्यादा संख्या में तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल ओमिक्रॉन के संक्रमण को देखते हुए तमाम जो सरकारें हैं उन्होंने कमर कस लिया है, और ऐसे में तमाम जो जनता है उनसे बार बार अपील भी की जा रही है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, जिसकी शुरुआत फिलहाल दिल्ली सरकार ने कर दी है वीकेंड लॉकडाउन लगाकर। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। कोरोना के बढ़ते मामलों का असर उत्तराखंड में इंतखाबी सरगर्मियों पर पड़ा है। रियासती हुकूमत ने सियासी रैलियों और मुजाहिरों पर 16 जनवरी तक पाबंदी आयद कर दी है। रियासत में सभी स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज भी 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 630 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक तशहीरी रैलियों के हवाले से कोई रहनुमा खतूत जारी नहीं किए हैं। कमीशन के मुताबिक इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद ही वो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करेगा। हुकूमत के इस इक़दाम से कबल कांग्रेस ने जलसे जुलूस और रैलियों को मुलतवी करने का फैसला किया था। कोरोना वायरस के वसी होते दायरे में मगरबी बंगाल में गंगा सागर मेले और यूपी के प्रयागराज में होने वाले माघ मेले ने एक नई तशवीश को जन्म दे दिया है। गंगा सागर मेले के लिए आए 4 साधु कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। इससे एक नया खतरा पैदा हो गया है। वाज़ेह हो कि कल कोलकाता हाईकोर्ट ने शराइत के साथ गंगा सागर मेले की इजाजत दी थी। मगरबी बंगाल के गंगा सागर मेले में कल शाम तक कोरोना के जो 112 नमूने लिए गए थे उनमें से 4 साधु मुस्बत पाए गए, यानी कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि यहां लाखों अकीदतमंदों के जमा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर हुकूमत ने नाइट कर्फ्यू का वक्त बढ़ा दिया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का निफाज किया गया है, लेकिन कानपुर में सड़कों और बाजारों में इसका असर नजर नहीं आ रहा है। शहर में रात 10 बजे के बाद बादशाही नाका थाने के करीब तमाम दुकानें खुली रहीं और सड़कों पर गाड़ियां आजादाना तौर पर चलती नजर आईं, जबकि इसी चौराहे पर रात के कर्फ्यू के बाद कोई पुलिस एहलकार नजर नहीं आया। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू का समय अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। ये जिस तरह से मैं कानपुर के एक चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं। रात का 10 बज चुका है और सड़क की बात की जाए तो सड़क पर वाहन जिस तरह से आप देख सकते हैं कि वाहन चल रहे हैं। और यहाँ पर मैं बादशाही नाका थाने पर मौजूद हूँ। जिस तरह से देखिए कि यहाँ पर किसी भी तरह से चेकिंग नहीं की जा रही है या किसी से पूछा नहीं जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू का पालन कराने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग निकल रहे हैं, आराम से आ जा रहे हैं। नाइट कर्फ्यू नाम की चीज़ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। धड़ल्ले से यहाँ पर उसका उल्लंघन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से जो चेकिंग यहाँ पर लगाई जाती थी कि जिस तरह से कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए, लेकिन कोई भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में हुई चूक के मामले में
सियासी इल्जाम और जवाबी इल्जामात के दरमियान हक़ाइक़ का पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है। मुख्तलिफ एजेंसियां वजूहात का पता लगाने में जुटी हुई है। कई सतहों पर सरगर्मियां जारी हैं। इस बीच पंजाब दौरे पर वजारत दाखिला की टीम ने मुख्तलिफ मुतल्लिक़ा अफसरों से पूछताछ की है। टीम ने पीएम मोदी के रूट का भी जायजा लिया। मरकजी टीम ने फिरोजपुर में बनाए गए वीआईपी कंट्रोल रूम के इंचार्ज को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वजारत दाखिला ने जांच में ताउन के लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की मदद के लिए अफसरों को मुकर्रर कर दिया है। उधर सिक्योरिटी में चूक के मामले में फिरोजपुर में 150 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। गोरखपुर में मारपीट से कानपुर के ताजिर मनीष गुप्ता के कत्ल के मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने उस वक्त के इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह समेत 6 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल, हमला, सबूत छुपाने समेत दीगर दफात लगाई हैं। वाज़ेह हो कि इस कत्ल को लेकर यूपी में काफी हंगामा हुआ था। सीबीआई ने रियासी और मरकजी हुकूमतों के नोटिफिकेशन पर 2 नवंबर 2021 को इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था। इससे पहले यह मुकदमा 27 सितंबर 2021 को मनीष गुप्ता की मौत से मुतल्लिक मनीष गुप्ता की बीवी की शिकायत पर दर्ज किया गया था। ये मुकदमा दफा 302 के तहत जिला गोरखपुर के रामगढ़ ताल पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। तेलंगाना के इलाके कोतागुड़ियम में एक खानदान की इज्तिमाई खुदकुशी के इल्जाम का सामना कर रहे वी राघवेंद्र राव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आंध्र प्रदेश के चिंतलापोड़ी देहात से राघवेंद्र राव को गिरफ्तार करके कोतागुड़ियम लाया गया। टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट और तेलंगाना के वजीर केटीआर ने पार्टी लीडरों के साथ मशावरत के बाद राघवेंद्र को पार्टी से मुअत्तल कर दिया। वाज़ेह की टीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली वी वेंकटेश्वर राव के फर्जंद राघवेंद्र राव पर कोतागुड़ियम के एक खानदान को हरासा करने का इल्जाम लगा है। 3 जनवरी को कोतागुड़ियम से ताल्लुक रखने वाले एक खानदान ने अपने बच्चों समेत इज्तिमाई खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से कब्ल उन्होंने राघवेंद्र राव पर हरासानी का इल्जाम लगाते हुए एक वीडियो बनाया था। वीडियो के वायरल होने के बाद राघवेंद्र राव के खिलाफ कार्रवाई की गई। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता रोज शुरू हुई बर्फबारी का सिलसिला जारी है। भारी बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। सड़कें बंद हैं और बिजली का निजाम दरहम बरहम है। भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर हवाई अड्डे पर तमाम परवाजें ताखीर से चल रही हैं। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है, जिसकी वजह से परवाजें ताखीर से चलेंगी। वहीं भारी बर्फबारी के बाद वादी की वाहिद रेल खदमात भी मुतासिर हुई है। भारी बर्फबारी की वजह से रेल खदमात को आज दिन भर के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। बडगाम से हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आबिद, भारी बर्फबारी की वजह से लोगों को कई तरह की मुश्किलात का सामना हो रहा है। जी मुनीजा, जैसे कि कल से ही ये भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, तो बिजली का निजाम भी ठप हो गया और सड़कें बंद है अभी। और वही जो श्रीनगर एयरपोर्ट पर आज भी जो परवाजें हैं वो ताखीर से चल रही है और कुछ परवाजें कैंसिल भी हुई है फिलहाल। तो जो भारी बर्फबारी की वजह से अब जो यहाँ की वाहिद रेल खिदमत है बारामूला बानिहाल रेल खिदमत, वो भी दिन भर के लिए मुअत्तल कर दी गई है। अभी भी जो भारी बर्फबारी का सिलसिला है वो जारी है। शदीद ठंड है और जो तरसीली निजाम है वो कई जगहों पर गिर गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। जी मुनज़्ज़र। आबिद, आने वाले दिनों में किस तरह की वेदर प्रेडिक्शन, क्योंकि परवाजें ताखीर से चल रही है, कैंसिल भी हो रही है, तो लोगों को इस हवाले से भी काफी परेशानियों का सामना है। जी बिल्कुल मुनज़्ज़र, जैसे कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर ये बर्फबारी का सिलसिला होगा। आज तो फिलहाल जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पर अभी विजिबिलिटी कम है, 500 मीटर से भी कम है, तो जिसकी वजह से परवाजें उठ नहीं पा रही है। वही जो भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें जब बंद है, अभी मतलब यहाँ पे सरमा का मौसम है, तो अभी तक सड़कें साफ नहीं हुई है। बाद जगह तो हो रही है, बट अभी तक जो पूरी वादी है वहाँ पे अगर हम देखेंगे बेशतर इलाके अभी बंद है। जी मुनज़्ज़र। आबिद, बिजली के हवाले से भी लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। हर साल हम देखते हैं कि मौसम सरमा में बिजली के हवाले से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें होती है, जबकि बार बार इंतजामिया ये दावे करती है कि इस बार बेहतर इंतजामात है।
जी बिल्कुल मुनाज़ा, जैसे कि आपको बता दें जिस इलाके में मैं रहता हूँ बड़गाम में, यहाँ पे रात 12-1 बजे तक तो लाइट थी, लेकिन उसके बाद जब भारी बर्फबारी हुई तो कई जगहों पर जो तरसीली निजाम है वो कट गया है, क्योंकि बर्फबारी काफी हो रही है जिसकी वजह से वो कट रही है। लगातार इंतजामिया ये दावा कर रही है, हालांकि वो कुछ हद तक काम भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के इंतजाम यहाँ होने चाहिए थे, क्योंकि बर्फबारी हर साल होती है, सरमा हर साल यहाँ पे होता है, ऐसे में कुछ ऐसे ठोस इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। जी आबिद, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन में मुसलसल बारिश और शदीद बर्फबारी जारी है। सब डिवीजन बानिहाल में बर्फ जमा हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि जम्मू कश्मीर के रामबन से है। रामबन में मुसलसल बारिश और शदीद बर्फबारी जारी है। सब डिवीजन बानिहाल में बर्फ जमा हुई है। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। रामबन में मुसलसल बारिश हो रही है, शदीद बर्फबारी जारी है। वहीं सब डिवीजन बानिहाल में बर्फ जमा हुई है। चिल्लाई कलान के चलते रामबन में आपको बता दें कि बारिश का सिलसिला जारी है, बर्फबारी जारी है। सब डिवीजन बानिहाल में भी बर्फ जमा हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं वादी बर्फ की चादर तले ढक गई है। रामबन में मुसलसल बारिश और शदीद बर्फबारी जारी है। वहीं बानिहाल में बर्फ जमा हुई है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिसे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।